Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta and as we started our subject Cosmetic Science Unit 2nd Lecture number 12 Hair Dyes. जैसा कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट कॉस्मेटिक साइंस और इसकी सेकेंड यूनिट को हम डिस्कस कर रहे थे जिसके अंदर हमने देखा कि हेयर्स पर किस तरीके के ऑयल्स अप्लाई किए जाते हैं, शैम्पूज अप्लाई किए जाते हैं, कंडीशनर्स अप्लाई किए जाते हैं। तो इसी के अंदर हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट देखेंगे डिस्कशन ऑन हेयर डाइज। हेयर डाइज बेसिकली वो सब्सटेंस होते हैं जो कलरिंग एजेंट होते हैं और हेयर्स को एक डिफरेंट कलर प्रोवाइड करके एक डिफरेंट लुक देते हैं, डिफरेंट अपीयरेंस देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हेयर डाइज डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि कुछ जो परमानेंट एक बार अप्लाई कर दो परमानेंट रह जाएंगे, कुछ जो थोड़े टाइम के लिए रहेंगे सेमी परमानेंट कहते हैं जिनको, कि रहेंगे महीने भर 15 दिन लेकिन फिर हट जाएंगे। और कुछ होते हैं आपके इंस्टेंट कि आज लगाया तो आज कलर दिखेगा और फिर जैसे हेयर वॉश करोगे वैसे हट जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप की हेयर डाइज होती है जिनको अलग अलग एक्सिपिएंट्स को मिला करके फॉर्मुलेट किया जाता है। तो उन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दैट इज हेयर डाइज। हेयर डाइज की अगर हम बात करें तो दीज हेयर डाइज और colorants are used by both the gender to change the natural color और मास्क द ग्रे हेयर कलर। ठीक है, हेयर डाइज या हेयर कलरिंग्स इनको बोला जा सकता है। ये जो है दोनों जेंडर्स यानी कि मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के थ्रू यूज किए जाते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, बालों का जो नेचुरल कलर होता है ना, जो उनको ऑलरेडी मतलब पहले से ही है, उसको ये क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। या फिर जैसे जिनके ब्राउनिश या व्हाइटिश हेयर होते हैं उसको ये मास्क कर लेते हैं और उनको जो भी वो देना चाहते हैं उस तरीके का कलर दे देते हैं। ठीक है, नाउ एन आइडियल हेयर डाई शुड हैविंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज सच एज इट शुड हैव एन स्टेबल फॉर्मुलेशन। सेकेंड है इट शुड बी कलर द हेयर यूनिफॉर्मली। थर्ड इज इट शुड इम्पार्ट a stable color of the hair. Fourth is it should not result in loss of natural shine of hair. And fifth is that it should not result in loss of natural moisture of an hair. ठीक है, तो एक जो आइडियल हेयर डाई होती है ना उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि पहला तो ये है कि जो भी फॉर्मुलेशन हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं कलरिंग के लिए वो एक स्टेबल फॉर्मुलेशन होनी चाहिए। सेकेंड है कि जो भी कलर दे रही हो हेयर्स को वो पूरा यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्कैल्प पे पहला कलर दे रही है और जो नीचे जो लटके हुए बाल है उन पर अलग कलर दे रही है, तो पूरा यूनिफॉर्म एक जैसा कलर आना चाहिए। ठीक है, और ये जो कलर है, ठीक है, वो बालों पर स्टेबल भी बना रहना चाहिए जिस भी टाइप की वो है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम तक बने हुए रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लगा करके इसने एक अलग पर्टिकुलर शाइन दे दी लेकिन थोड़ी देर बाद ही देख रहे हैं कि वो डिसअपियर हो रहा है या वो अनस्टेबल हो रहा है, कहीं पे रह रहा है कहीं से हट जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि भाई जब इनको लगा रहे हो तो उस टाइम पे और उसको हटा रहे हो उस टाइम पे जो नेचुरल शाइन है ना हेयर्स की वो यहाँ पर लॉस नहीं होनी चाहिए, नेचुरल शाइन नहीं जानी चाहिए। ऑल्सो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हेयर्स का जो मॉइस्चर है नेचुरल मॉइस्चर वो भी नहीं जाना चाहिए। मॉइस्चर एज इट इज बना रहना चाहिए, नेचुरल कलर एज इट इज बना रहना चाहिए। ठीक है, और जब तक हम इसको लगा रहना चाहते हैं तब तक उस अकॉर्डिंग हम डाई यूज करेंगे और उसको वहां तक स्टेबल बने रहना होगा हेयर्स पर। ये इसकी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि इट शुड नॉट डैमेज द हेयर शाफ्ट, कि जब अप्लाई करो तो ये जो हेयर शाफ्ट पर भी जाएगा ना तो उनको ये बिल्कुल भी डैमेज ना करे। इट शुड बी नॉन इरिटेंट, नॉन टॉक्सिक एंड नॉन सेंसिटाइजिंग। ठीक है, कि ये जब अप्लाई किया जाए हेयर स्कैल्प के ऊपर तो इरिटेशन ना करे, टॉक्सिसिटी ना करे और सेंसिटिविटी भी ना करे। नेक्स्ट है कि द कलर्ड हेयर शुड नॉट गेट अफेक्टेड बाय द एयर, वाटर, सनलाइट, स्वेट, फ्रिक्शन, शैम्पूज, लोशंस, जेल्स, ऑयल्स एक्सेट्रा। कि जब हम हेयर कलर यहाँ पर अप्लाई करें तो जैसे हेयर से, ठीक है, तो वो एयर के भी कांटेक्ट में आएंगे, वाटर के भी कांटेक्ट में आएंगे, सनलाइट के भी कांटेक्ट में आएंगे, अगर कभी स्वेटिंग हो रही है तो स्वेट के भी कांटेक्ट में आएंगे, है ना, फ्रिक्शन भी अप्लाई होगा उन पर। कभी हम शैम्पूज भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई लोशन भी अप्लाई कर सकते हैं, जेल भी अप्लाई कर सकते हैं या इन सम केसेस ऑयल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जब भी ये चीजें हम अप्लाई कर रहे हो ना तो उनकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए कि आप लगा रहे हो तो उससे आपकी हेयर डाई को कोई फर्क पड़ रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए।
ठीक है। दीज हेयर डाइज आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेन कैटेगरीज, इनको 4 मेन कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट होते हैं आपके टेम्पररी हेयर डाई, सेकेंड होता है सेमी परमानेंट हेयर कलरेंट और डायरेक्ट डाई, थर्ड होता है आपकी परमानेंट हेयर डाई और फोर्थ होता है आपके लाइटनर्स और ब्लीचेस। ठीक है, 4 मेजर क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है इन हेयर डाइज को। एक तो होती है टेम्पररी जो थोड़े टाइम के लिए होती है फिर हट जाती है, एक होती है सेमी परमानेंट जो कुछ टाइम के लिए बनी रहती है, एक होती है आपके परमानेंट जो बहुत ही लंबे टाइम के लिए लगभग कहें कि हमेशा के लिए बनी रहती है, और फोर्थ होती है आपके लाइटनर्स या ब्लीचेस जो कि सिर्फ हेयर्स को ब्लीच करने का काम करते हैं, ऑक्सीडाइज करने का काम करते हैं, या हम कहेंगे हेयर्स के कलर को लाइटर बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं इनको डिटेल में देखो। ठीक है, तो इस बेसिस पर अलग अलग टाइप्स की हमारी डाई होती है। जैसे कि पहला होता है हमारा पैराफिनाइल डायमीन बेस्ड हेयर डाइज, दैट इज परमानेंट और ऑक्सीडेशन हेयर डाइज। ठीक है, दीज आर द these are the oxidative dyes which are also called para dyes, and they are the colorless when applied on the hair but turn to a particular color after the undergoing chemical reactions such as oxidation, coupling and condensation। क्या बोल रहे हैं कि ये जो ऑक्सीडेशन डाइज होती है इन्हें पैरा डाइज भी बोला जाता है, और ये कैसी होती है नेचर में, कलरलेस, यानी कि इनका कोई खुद का कलर नहीं होता, लेकिन जब इन्हें हेयर्स पर अप्लाई किया जाता है तो ये जो है एक पर्टिकुलर कलर के अंदर चेंज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये हेयर्स के साथ क्या कर लेती है, केमिकल रिएक्शंस कर लेती हैं, और केमिकल रिएक्शंस जैसे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन, और उस रिएक्शंस के रिजल्टेंट यहाँ पर क्या होता है, कलर चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरीके से ऑल द परमानेंट हेयर कलर प्रोडक्ट्स एंड लाइटनर्स कंटेन both a developer, that is a dye intermediate, and a oxidizing agent and a alkalizing ingredient as a part of their ammonia or ammonia substituent। ठीक है, तो इस तरीके से जितनी भी आपके सारी परमानेंट हेयर कलर प्रोडक्ट्स होते हैं ना, या लाइटनर प्रोडक्ट्स होते हैं, उन सभी के अंदर क्या होता है, एक डेवलपर होता है यानी कि एक डाई होता है। ठीक है, और इसके अलावा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक एल्कलाइजिंग इंग्रेडिएंट होता है। ठीक है, एल्कलाइजिंग इंग्रेडिएंट की फॉर्म में इसके अंदर अमोनिया या अमोनिया को कोई सब्स्टिट्यूएंट होता है। ठीक है, और द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग दिस इज टू रेज द क्यूटिकल ऑफ द हेयर फाइबर सो द टिंट कैन बी पेनिट्रेट, एंड सेकेंड इज टू फैसिलिटेट द फॉर्मेशन ऑफ टिंट्स विदाउट और विद इन द हेयर फाइबर्स, थर्ड इज द ब्रिंग अबाउट द लाइटनिंग एक्शन ऑफ द peroxides। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि आपके जो भी आपके परमानेंट हेयर कलर प्रोडक्ट हम यहाँ पर यूज करते हैं या लाइटनर्स यूज करते हैं, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम यूज करते हैं, तो उसमें आपके अमोनिया रहता है। तो ये अमोनिया क्या करता है, क्यों इन इंग्रेडिएंट्स को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को, अमोनिया को हम ऐड करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये जो आपके हेयर फाइबर्स होते हैं इनकी जो क्यूटिकल सरफेस होती है उसको रेज करते हैं, है ना, ताकि इजीली जो कलर है वो इसकी इंटरनली क्या कर सके, पेनिट्रेट कर सके, और यहाँ पर टिंट्स का फॉर्मेशन कर सके, इन फाइबर्स के अंदर टिंट्स यानी एक पर्टिकुलर कलर यहाँ पर जनरेट कर सके। और यहाँ पर साथ में हमने जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड किए हैं वो क्या करेंगे, परऑक्सीडेशन करेंगे, और परऑक्सीडेशन करके लाइटनिंग एक्शन यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हेयर फाइबर है उसकी जो क्यूटिकल सरफेस है उसको इजीली वहां पर टिंट को पेनिट्रेट कर सके, इसलिए। ठीक है, और जो टिंट का फॉर्मेशन है उसको फैसिलिटेट कर सके हेयर फाइबर्स के अंदर, परोक्साइड्स को लाइटन कर सके, इसके लिए यहाँ पर परमानेंट हेयर कलर प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या केमिकल यूज करते हैं हम, पैराफिनाइलिन डायमीन यूज करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर क्या करते हैं कि when the tint containing the alkalizing ingredient is combined with the developer, that is generally hydrogen peroxide, that is H2O2, then the peroxide become alkaline and diffuse through the hair fiber which is entering in the cortex where melanin is located। क्या बोल रहे हैं कि जब हमारा जो टिंट है जिसके अंदर हमारा एल्कलाइजिंग एजेंट है, ये एल्कलाइजिंग एजेंट जो रहता है हमारा
ठीक है, जब ये डेवलपर के साथ यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है यहाँ पर, तो ये जो पेरोक्साइड होता है ये अल्कलाइन हो जाता है, और अल्कलाइन होकर के जो हमारे हेयर फाइबर्स होते हैं उसके अंदर क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है। और डिफ्यूज होकर के किस पार्ट में चला जाता है, कॉर्टेक्स वाले पार्ट में चला जाता है जहां पर मेलानिन प्रेजेंट होता है। When the alkaline peroxide break up the melanin and replace it with a new color, then the coloring occur. तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ये जो अल्कलाइल पेरोक्साइड फॉर्मेशन हुआ है ना, केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है, ये कॉर्टेक्स पार्ट में पहुंच गया जहां पे मेलानिन था। अब ये क्या कर रहा है, इस मेलानिन का तो ब्रेकअप कर रहा है और इसको रिप्लेस कर रहा है हमारे न्यू कलर के साथ, ठीक है, जिसकी वजह से हमको लाइटनिंग देखने को मिलती है। Hence, the permanent hair coloring products contain two components that are packaged separately and mixed together immediately before the application. इसी वजह से जो परमानेंट हेयर कलर प्रोडक्ट आते हैं ना, उसमें दो कंपोनेंट होते हैं और दोनों को जब यूज करना होता है, अप्लाई करना होता है, उसके जस्ट पहले एक साथ मिक्स किया जाता है। दोनों अलग अलग पैकेजिंग में आते हैं और दोनों को अप्लाई करने से जस्ट पहले मिक्स करके फिर अप्लाई किया जाता है, ताकि वो केमिकल रिएक्शन से केमिकल फॉर्म हो जाए। ठीक है, एक तो आपके हाइड्रोजन पेरोक्साइड रहेगा और एक आपके अल्कलाइजिंग एजेंट रहेगा, दोनों आपके अल्कलाइन पेरोक्साइड बना लेंगे जो मेलानिन को ब्रेकअप करके आपके परमानेंट कलर यहाँ पर प्रोड्यूस कर देगा। द टू पैकेजेस इन विच one package contain hydrogen peroxide solution, usually 6%, that is mixed in water or a lotion base, and the other package generally contains an ammonia solution of dye, intermediates and performed dye called couplers। ठीक है, तो यहाँ पर दो पैकेजेस होंगे। एक पैकेज के अंदर तो आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2 का सोल्यूशन होगा, जो कि यूजुअली 6% का सोल्यूशन होता है, जिसको वाटर के अंदर मिक्स किया हुआ होता है या किसी लूशन बेस के अंदर मिक्स किया हुआ होता है। और दूसरा जो होता है हमारा पैकेज, उसके अंदर होता है हमारा अमोनिया सोल्यूशन यानी कि NH3। ठीक है, जो यहाँ पर इंटरमीडिएट का काम करता है, और ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, दोनों डाइज मिलकर के कपलर का यहाँ काम करते हैं और दोनों एक साथ मिलकर के हेयर्स को कलर करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्या समझ में आया कि यहाँ पर हेयर केयर जो प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे, वो एक पर्टिकुलर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या किया कि द डाई इंटरमीडिएट्स आर ब्लेंड टू द प्राइमरी इंटरमीडिएट एंड द कपलिंग एजेंट एंड और मॉडिफायर इन अ सुटेबल बेस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, H2O2 लिया, ठीक है, एक हमारा एल्कलाइन का जो वो है पाउडर उसको लिया, या इसको हमने वाटर के अंदर ही ऑलरेडी या किसी बेस के अंदर प्रेजेंट था, दोनों को मिक्स किया, एक हमने डाई इंटरमीडिएट बनाया। इस डाई इंटरमीडिएट को ब्लेंड करने के लिए, इसको बनाने के लिए हमने लिया प्राइमरी इंटरमीडिएट और इसके अंदर ऐड किए क्या, ये कपलिंग एजेंट या मॉडिफायर, जिसको हमने एक सुटेबल बेस के अंदर लिया है ब्लेंड करने के लिए, मिक्स करने के लिए। Then the primary intermediates are gradually oxidized and then undergoes a coupling reaction with the modifier। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्राइमरी इंटरमीडिएट को लेंगे जो हमारा यहाँ से फॉर्म हुआ, ये प्राइमरी इंटरमीडिएट बना हमारा। ठीक है, ये जो प्राइमरी इंटरमीडिएट होगा ये धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होगा और ऑक्सीडाइज होकर के मॉडिफायर के साथ रिएक्शन करेगा और कपलिंग रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, देन द प्राइमरी इंटरमीडिएट शुड बी एन एरोमेटिक कंपाउंड विद एटलीस्ट डोनेटिंग ग्रुप इन 1, 2 और 1, 4 पोजीशन। फिर ये जो प्राइमरी इंटरमीडिएट है ये आपका मोस्टली क्या होता है, एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है जिसके अंदर मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ठीक है, 1, 2 पोजीशन पे या 1, 4 पोजीशन पे, एंड द मोस्ट इफेक्टिव कॉम्बिनेशन इज आइदर 2 अमीनो ग्रुप्स और 1 अमीनो ग्रुप्स और 1 अमीनो एंड 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू द बेंजीन और टोलुइन रिंग। Then the oxidation take place for the formation of quinol amines. Then a permanent dye system are able to a dye hair लाइटर शेड देन द ओरिजिनल। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर मोस्ट इफेक्टिव जो कॉम्बिनेशन हमारा बनेगा उसके अंदर क्या होंगे, दो तो हमारे अमीन ग्रुप होंगे, ठीक है, या फिर एक अमीन ग्रुप और एक अमीनो ग्रुप रहेगा, ठीक है, और दूसरा आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा जो कि बेंजीन के साथ या टोलुइन के साथ यहाँ पर अटैच रहेगा। और फिर आपका ऑक्सीडेशन होगा जिससे कि रिजल्टेंट आपके क्या बनेगा, क्विनोलोन अमीन्स बनेगा।
और यहाँ पर ये जो परमानेंट डाई सिस्टम होगा ये आपके हेयर की जो कलर होगा हेयर को, ठीक है, ओरिजिनल कलर के कंपैरिजन में एक लाइटर शेड यहाँ पर देगा। आप जो कलर सोच रहे हो ना उसके कंपैरिजन में एक लाइटर शेड देता है उसी कलर का, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके क्या करते हैं ये जो परमानेंट या ऑक्सीडेटिव हेयर डाइज होती है वो काम करती हैं। दोबारा समझो क्या बोल रहे हैं कि इनको बोलते हैं हम ऑक्सीडेटिव डाइज, क्योंकि पैराडाइज भी इनको बोला जाता है, क्योंकि पैरा पोजीशन पे यहाँ पे 1 2 या 1 4 का जो है यहाँ पर आपको ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूएंट्स देखने को मिलता है। तो इसको जब अप्लाई करते हैं ना तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होती हैं। कैसे होती है तो देखो कि सबसे पहले हमने क्या किया, हमने अपना जो परमानेंट हेयर केयर प्रोडक्ट है उसको बनाना है, लाइटनर्स हमको लेने हैं, ठीक है, और इसके अलावा हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना है, एल्कलाइजिंग एजेंट मतलब एल्कलाइन सबस्टांस एल्कलाइन इंग्रेडिएंट्स लेना है, और यहाँ पर हमको अमोनिया या अमोनिया के सब्स्टिट्यूएंट्स लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे ये करने का मतलब रीजन ये है ताकि इजीली आपके जो कलर हो वो आपके हेयर के अंदर अच्छे से पेनिट्रेट कर जाए और आपके अच्छे से टिंट्स का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाए, आपके पेरोक्साइड की लाइटनिंग रिएक्शंस देखने को मिले, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं कि जब टिंट रहता है ना हमारा, ठीक है, उसके अंदर क्या रहता है, एल्कलाइजिंग एजेंट रहता है, ये हमारे हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि डेवलपर है उसके साथ रिएक्शन करके, ठीक है, एल्कलाइन सोल्यूशन यहाँ पर बना लेता है जो कि हेयर फाइबर से डिफ्यूज होकर के मेलानिन को रिप्लेस कर देता है और यहाँ पर लाइटनिंग रिएक्शन शो करता है। मतलब जो कलर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना उससे लाइटर कलर हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो परमानेंट हेयर केयर प्रोडक्ट्स होते हैं 2 कंपोनेंट्स के, इसीलिए हमेशा 2 पैकेट आते हैं, एक तो अमोनिया का पैकेट और एक आता है आपके किसका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सोल्यूशन। उन दोनों को मिक्स करके देन यहाँ पर कपलिंग रिएक्शन करके फिर उसको अप्लाई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले प्राइमरी इंटरमीडिएट बनता है कपलिंग एजेंट या मॉडिफायर के साथ रिएक्शन करके एक सुटेबल बेस की प्रेजेंट में, और फिर यहाँ पर अपने ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन होती है जब मॉडिफायर से रिएक्शन करता है और यहाँ पर 1 2 या 1 4 पोजीशन पे आपके इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। और इसके अंदर या तो दोनों पोजीशंस पे अमीनो ग्रुप होंगे या एक अमीनो होगा और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्विनोलॉन बनेगा, फर्दर इसका ऑक्सीडेशन होगा उससे और आपके जो हेयर होंगे वो एकदम लाइट कलर्ड हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इंग्रेडिएंट्स, किसको बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हमारे लगते हैं। तो इसमें इंग्रेडिएंट्स लगते हैं जैसे कि फॉर्मुलेशन बेस, ठीक है, डाई कंपोनेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एल्कलाइन, कपलर्स एक्सेट्रा। इसके अलावा वेजिटेबल डाइज के अंदर लगता है हीना, कैलमोली, मेटेलिक हेयर डाइज के अंदर लगते हैं लेड डाइज, बिस्मिथ डाइज, सिल्वर डाइज एक्सेट्रा, एंड देन फाइनल है इवेल्युएशन, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स की हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। पहले हम परमानेंट जो हमारी डाई है उसके अंदर यूज होने वाले इंग्रेडिएंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट है आपके फॉर्मुलेशन बेस, जिसके अंदर हम अपना जो भी रिएक्शन रहेगी वो परफॉर्म कराएंगे, केमिकल्स को मतलब इस बेस के अंदर ही डाला जाता है, ठीक है। तो बेस हमारा एक तरीके से व्हीकल का काम करता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारी जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना उनको ऐड करते हैं। So these are used as an dye vehicle or modifiers, and the vehicle facilitates a uniform distribution of the colorant mixture on the hair. Some examples of the vehicles are mixture of water that is 48 to 79%, ethyl alcohol 20 to 50%, and glycerine 0.5 to 2% for the amino dyes as they have a low aqueous solubility. For an emulsion type product, a cream or lotion instead of a solution is used. And the emulsion type preparation tire up of the following 2 types. First is the foaming type and second is the non-foaming type. ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो फॉर्मुलेशन बेस होते हैं ना बेसिकली इनको व्हीकल्स या मॉडिफायर्स भी बोला जाता है। ये जो व्हीकल्स होते हैं ये क्या करते हैं कि जो हेयर्स होते हैं उन पर जो हमारा कलरेंट होता है ना उस कलरेंट की यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करते हैं कि भाई हम कलर अप्लाई करें तो कलर अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इसका काम करते हैं कौन, हमारे फॉर्मुलेशन बेस, ठीक है। तो यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है व्हीकल्स के वो क्या क्या है कि हम क्या करें, वाटर के मिक्सचर को यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो कि लगभग यहाँ पर इसका अमाउंट होता है 48 to 79%। इथाइल अल्कोहल हम इसमें ऐड कर सकते हैं 20 से 50% और ग्लीस सकते हैं
0.5 से 2% अमीनो डाइज के केस में, ठीक है, क्योंकि इनकी एक्वा सॉल्युबिलिटी कंपैरेटिवली कम होती है, इसलिए इसका अमाउंट भी कम रखा जाता है। ठीक है, जब हम इमल्शन टाइप का प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तब हम क्रीम या लोशंस को यहाँ पर यूज कर सकते हैं, सोल्यूशन को नहीं करेंगे। सोल्यूशन का मतलब ये है कि उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होगा, क्रीम या लोशन के केस में ऑयल कंटेंट ज्यादा होता है। ठीक है, तो जब इमल्शन टाइप की प्रिपरेशन हम बना रहे होते हैं तो ये होती है दो टाइप की, फॉर्मिंग टाइप और नॉन फॉर्मिंग टाइप। फॉर्मिंग टाइप मतलब जिसमें फॉर्म यानी कि झाग बनेंगे, और नॉन फॉर्मिंग टाइप जिसमें कोई झाग नहीं बनेंगे। ठीक है, तो फॉर्मिंग टाइप क्रीम की बात करें तो दीज आर इमल्सिफाइड बाय एडिंग द सर्फेक्टेंट लाइक द मोनोइथेनॉल अमीन लोरियल सल्फेट एंड इथाइलिन ग्लाइकोल मोनोस्टीरिएट. Second is the non-foaming type creams, and these are emulsified by adding the mineral oils, cetyl alcohol and non-ionic emulsifier. ठीक है, क्या बोल रहे हैं फॉर्मिंग टाइप क्रीम्स के बारे में कि ये क्या होते हैं, आपके इमल्सिफायर होते हैं, और इसके अंदर क्या किया जाता है, सर्फेक्टेंट्स को ऐड किया जाता है। सर्फेक्टेंट जैसे कि मोनोइथेनॉल अमीनो लोरियल सल्फेट या आपके इथाइलिन ग्लाइकोल मोनोस्टीरिएट, इस तरीके के एजेंट्स को, सर्फेक्टेंट्स को यहाँ पर ऐड किया जाता है इमल्सिफाइड करने के लिए। जबकि जो नॉन फॉर्मिंग टाइप क्रीम्स होती हैं इसके अंदर हम किससे इमल्सिफाइड करते हैं, मिनरल ऑयल से, सिटाइल अल्कोहल से और नॉन आयनिक इमल्सिफायर से यहाँ पर क्या करते हैं, इसका इमल्सिफिकेशन करते हैं और क्रीम का फॉर्मेशन करते हैं। बेसिकली क्रीम क्या होती है, इमल्शन ही तो होता है ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल टाइप का। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर अगर आपको ये डाई बनानी है तो इसके लिए आपको इंग्रेडिएंट चाहिए मोनो इथेनोलामीन लोरियल सल्फेट विच एक्ट एज एन सर्फेक्टेंट इन 1 gram. Then the second is ethylene glycol monostearate surfactant 1 gram, preservative quantity sufficient and water which is act as a solvent to make the 100 gram. तो हमें 100 ग्राम यहाँ पे फॉर्मुलेशन बनानी है, इसके लिए हमें 100 से थोड़ा सा कम वाटर लेना है, उसके अंदर हमें दो सर्फेक्टेंट मिलाने हैं, मोनो इथेनोलामीन लोरियल सल्फेट और इथाइलिन ग्लाइकोल मोनोस्टेरेट 1 ग्राम, और फिर प्रॉपरली सोल्यूशन बना करके उसमें हम प्रेजर्वेटिव मिला देंगे थोड़ा सा ताकि वो प्रिजर्व रहे। ठीक है, नेक्स्ट होता है एक और फॉर्मूले के थ्रू हम बना सकते हैं, जिसको भी हमें 100 ग्राम में बनाना है, तो उसको बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे मिनरल ऑयल्स विच एक्ट एज एन इमल्सिफाइंग एजेंट एंड इमोलिएंट that is 1.5 grams, cetyl alcohol which act as an emulsifying agent and emollient that is 5 grams, non-ionic emulsifier which is emulsifying agent 3 to 5 grams, preservative quantity sufficient, water which act as a solvent to make the 100 grams. ठीक है, तो यहाँ पर हमको 100 ग्राम हमारी फॉर्मुलेशन बनानी है। इसको बनाने के लिए हमको क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए होगा, मिनरल ऑयल चाहिए होगा जो कि इमल्सिफायर एजेंट और इमोलिएंट दोनों का काम करेगा। इसकी क्वांटिटी लेंगे 1.5 ग्राम। इसके अंदर हम डालेंगे सिटाइल अल्कोहल 5 ग्राम और तीसरा डालेंगे नॉन आयनिक इमल्सिफायर जो कि इमल्सिफाइंग एजेंट का यहाँ काम करेगा। इसकी क्वांटिटी रहेगी लगभग 3 to 5 ग्राम। एंड फाइनली वाटर के अंदर डिजोल्व करके वॉल्यूम मेकअप कर लेंगे अप टू द 100 ग्राम, और इसमें थोड़ा सा हम क्वांटिटी के अकॉर्डिंग प्रेजर्वेटिव ऐड कर देंगे तो हमारी फॉर्मुलेशन बनके तैयार हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड रहते हैं कि जो डाइज हम बनाते हैं उस डाइज के कंपोनेंट क्या रहते हैं। सो डाइज कंपोनेंट आर बेसिकली ऑक्सीडेशन बेसिस एंड कपलिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन बेसिस की बात करें तो दीज आर वेरिंग इन कंसंट्रेशन ऑफ पैराफिनाइलिन डायमीन और पैराटोलुइन डायमीन which are used to obtain the different shades of the color. ठीक है, एंड सेकेंड इज द कपलिंग एजेंट विच दीज आर द एजेंट विच मॉडिफाइज द शेड एंड स्टेबलाइज इट। ठीक है, तो यहाँ पर डाई कंपोनेंट की फॉर्म में हम दो कंपोनेंट मेजरली यूज करते हैं। एक तो होता है हमारा ऑक्सीडेशन बेस, ठीक है, जो अलग अलग कंसंट्रेशन में बेसिकली पैराफिनाइलिन डायमीन या पैराटोलुइन डायमीन का आपका सोल्यूशन होता है जो कि आपके हेयर्स को डिफरेंट अलग अलग शेड्स यहाँ पर देता है। ये जो है आपके डिफरेंट कंसंट्रेशंस में पाया जाता है, जैसे कि 0.3% के कंसंट्रेशन में, 0.45% के कंसंट्रेशन में, 0.5% के कंसंट्रेशन में एंड 0.9% के कंसंट्रेशन में। सेकेंड होता है आपके कपलिंग एजेंट। ये क्या करते हैं, आपकी जो फॉर्मुलेशन होती है उसकी शेड को मॉडिफाई कर देते हैं, शेड को चेंज कर देते हैं और इसको स्टेबलाइज कर देते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर जो शेड हमें ऑब्टेन्ड होते हैं वो होता है जैसे कि लाइट ब्राउन, अगर 0.3% की कंसंट्रेशन का है तो फिर शेड आएगा आपके लाइट ब्राउन। ठीक है, 0.545% की कंसंट्रेशन में मीडियम ब्राउन, 0.5% की कंसंट्रेशन में ब्राउन और 0.9% की कंसंट्रेशन में ब्लैक कलर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जिस तरीके का आपके ऑक्सीडेटिव एजेंट रहेगा और जो कपलिंग एजेंट रहेगा ना साथ में उसके बेसिस पर अलग अलग शेड्स हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके अंदर ऐड करते हैं क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की बात करें तो दीज आर अमीनो डाइज विच व्हेन एक्सपोज टू द एयर टर्न इनटू द ब्लैक। Thus, an oxidizing agent such as hydrogen peroxide is preferred one, and the ferric chloride, that is FeCl3, and potassium permanganate, that is KMnO4, and potassium dichromate, that is KCr2O7, used to achieve the desired color. Here, hydrogen peroxide, that is H2O2, is also used in 5 to 6% of concentration and generates 20 volume of oxygen, and it develops color on the hair. क्या बोल रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरों को तो क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं और खुद क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में यूज की जाती है आपके अमीनो डाइज, जो कि जब एयर के एक्सपोजर में आती है, एयर के कांटेक्ट में आती है तो क्या कौन सा कलर में चेंज हो जाती है, ब्लैक कलर में चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज करते हैं वो होता है हमारा H2O2। ठीक है, इसके अलावा FeCl3 को हम यूज कर सकते हैं, KMnO4 को यूज कर सकते हैं, K2Cr2O7 को यूज कर सकते हैं, जो कि हमारा एक जो भी डिजायर्ड कलर है वो अचीव कराने में हेल्प कर सकते हैं। जब हम H2O2 को यूज करते हैं तो ये 5 to 6% की कंसंट्रेशन में यूज किया जाता है, जिसके जो जब यहाँ पर रिएक्शन करता है तो रिजल्टेंट आपकी ऑक्सीजन का 20 वॉल्यूम्स यहाँ पर जनरेट करता है, जिसकी वजह से हेयर के अंदर एक पर्टिकुलर कलर देखने को मिलता है। फोर्थ होता है आपके एल्कलाइन। एल्कलाइन की बात करें तो सिंस द ऑक्सीडेटिव डाई सर्व्स will in the alkaline medium, then the alkali is added in their composition. Ammonia hydroxide, that is in 1 to 2% concentration, is preferred one as it leaves no remnant on the hair. ठीक है, एल्कलाइली की बात करें तो क्योंकि आपके जो ऑक्सीडेटिव डाइज होती है ना वो यहाँ पर एल्कलाइन मीडियम के अंदर अच्छे से सर्व करती है, मतलब अगर ऑक्सीडेटिव डाइज आपको यूज करनी है तो आप एल्कलाइन मीडियम में यूज करो, वो अच्छे से काम करेंगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर एल्कलाइली को ऐड करते हैं कंपोजिशन के अंदर। ठीक है, और ये जो आपके अमोनिया हाइड्रोक्साइड यानी कि NH4OH यहाँ पर ऐड किया जाता है, ये ऐड करते हैं 1 to 2% की कंसंट्रेशन में, और जब इसको अप्लाई करते हैं तो ये हेयर पर कोई भी रैमिनेंट यानी कि कोई भी निशान नहीं छोड़ता है। ठीक है, फिफ्थ होता है आपके कपलर्स। कपलर की बात करें तो दीज आर एरोमेटिक कंपाउंड्स, दैट इज 2,4 डाइअमीनो एनिसोल और रेसरसिनोल, W chloro resorcinol, and M phenylene diamine, and is preferred as a modifier. They are benzene derivatives that show that NH2 and OH substituents at the para position. Their oxidation with the hydrogen peroxide is difficult. क्या बोल रहे हैं कि जो कपलर्स होते हैं ना वो मोस्टली एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि आपके 2,4 डाइअमीनो एनिसोल हो गया, या रिसोर्सिनोल हो गया, या क्लोरो रिसोर्सिनोल हो गया, या फिनाइलिन डाइअमीन। तो ये यहाँ पर मोस्टली यूज आपके कपलर होते हैं जो कि मॉडिफायर का काम करते हैं। ये आपके क्या होते हैं, बेंजीन डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि 1-2 पोजीशन पे या फिर 1-4 पोजीशन पे यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगी। और ये जब आपके H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन यहाँ पर थोड़ी सी क्या होती है, डिफिकल्ट होती है, और उसके रिजल्टेंट आपको ऑर्थो या पैरा सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, ये तो बात हुई किसके बारे में, परमानेंट जो डाइज होती है उनके बारे में। नेक्स्ट है कि जो हमारी वेजिटेबल डाइज होती हैं उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं और कैसे ये बनी हुई होती है। तो नेक्स्ट इज फॉर्मुलेशन ऑफ वेजिटेबल डाइज।
तो ये जो हमारी वेजिटेबल डाइज होती हैं इसके अंदर आती है हमारी फर्स्ट डाई दैट इज हीना। हीना मतलब कि जो हीना मेहंदी लगाते हैं ना उसकी बात है। ठीक है, सो दीज हीना लीव्स आर नॉन टॉक्सिक एंड नॉन सेंसिटाइजिंग एंड द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज लाओसोने which is chemically 2 hydroxy 14 naphthoquinone and it imparts color. Indigo leaves or synthetic indigo is added to henna to change the color. And the chemical formula is that to make the henna, take powdered henna color 89 grams, then add pyroglycolic acid which is a color 6 grams and copper sulfate that is CuSO4 which is also a color which is in the amount of 5 grams. ठीक है, तो यहाँ पर हीना जो है बेसिकली हीना लीव्स को यहाँ पर यूज किया जाता है जो कि नॉन टॉक्सिक होती है, नॉन सेंसिटाइजिंग होती है और इसके अंदर जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है वो होता है लाओसेने जो यहाँ पर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो लाओसोने होता है ये केमिकली होता है आपके 2 हाइड्रोक्सी 14 नेफ्थोक्विनोन जो कि एक पर्टिकुलर ब्राउनिश कलर यहाँ पर देता है। इसके अलावा यहाँ पर इंडिगो लीव्स या सिंथेटिक इंडिगो भी हीना के अंदर ऐड किया जाता है इसके कलर को थोड़ा बहुत चेंज करने के लिए। ठीक है, तो जब इसकी फॉर्मुलेशन तैयार की जाती है तो उसके अंदर 100 ग्राम अगर आपको बनाना है तो 100 ग्राम में से 80 ग्राम तो आपके रहेगी क्या पाउडर्ड हीना, 6 ग्राम रहेगा उसके अंदर पायरोग्लाइकोलिक एसिड और 5 ग्राम आपका रहेगा कॉपर सल्फेट और इनको मिक्स करके 100 ग्राम हीना बना लिया जाएगा। उसे लगाएंगे तो प्रॉपर आपको एक ब्राउनिश सा कलर देखने को मिलेगा। ठीक है, सेकेंड जो नेचुरल डाइज है वो है कैमोमिले। This chamomile flower is also used to impart the color and it is also available in the powdered form which is mixed with the hot water to form a paste and this paste is applied on the hair and warm towel is wrapped around the head to enhance the coloring effect. The color achieved is due to the navy blue volatile oil present in the flowers. ठीक है, and its formulation contain chamomile flowers 10 grams, alcohol 44 grams, water 45.75 grams and perfume 0.25 grams. ठीक है, तो यहाँ पे कैलोमिले बेसिकली इसके फूल यूज किए जाते हैं कलरिंग एजेंट के फॉर्म में और ये पाउडर फॉर्म में भी आता है। इसको यूज करने के लिए आप सिंपली गर्म पानी में इसको मिक्स करके एक पेस्ट बना लेंगे, पेस्ट को लगाएंगे बालों पे और बालों को भी गर्म जो टावल रहेगा ना ठीक है उससे यहाँ पर रैप करके रखेंगे जिससे कि अच्छा कलरिंग इफेक्ट और ये जो कलर होगा वो कैसा होगा नेवी ब्लू होगा। किसकी वजह से इसमें जो वॉलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है ना फ्लावर्स के अंदर उसकी वजह से। तो कैसे बनाते हैं इसको बनाने के लिए हम ये फ्लावर्स लेंगे 10 ग्राम। ठीक है, इसको 44 ग्राम अल्कोहल और 45 ग्राम्स वाटर के अंदर डिसॉल्व करके ठीक है हमारा सोल्यूशन पेस्ट बना लेंगे और थोड़ा सा इसके अंदर 0.25 ग्राम्स परफ्यूम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये पेस्ट बना करके अप्लाई किया जाता है जो नेवी ब्लू कलर आपके हेयर्स को प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो हीना होता है हीना का जब हम पेस्ट बनाते हैं तो उसको एक और फॉर्मुलेशन है उसकी कि इसको बनाने के लिए हम ले सकते हैं पाउडर्ड हीना लीव्स 18.200 ग्राम्स, पाउडर्ड कैलोमिले फ्लावर्स दोनों को मिक्स करके बना रही है फॉर्मुलेशन। ठीक है, दैट इज 5.825 ग्राम्स, पायरोग्लाइकोलिक एसिड 0.150 ग्राम, सिट्रिक एसिड 0.073 ग्राम्स, अल्कोहल 2.200 ग्राम्स, देन ग्लिसरीन 0.730 ग्राम्स एंड वाटर 78.827 ग्राम्स। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर फॉर्मुलेशन दोनों को कैमोमिले और हीना को मिक्स करके हम एक फॉर्मुलेशन बना रहे हैं। इसके लिए क्या करना है हमने हीना लीव्स लेनी है 18 ग्राम लगभग और ये जो फ्लावर्स हैं ये लेने हैं हमें 5.8 ग्राम। इन दोनों को मिक्स करके इसमें डालेंगे पायरोग्लाइकोलिक एसिड, सिट्रिक एसिड और अल्कोहल, ग्लिसरीन और वाटर एंड देन पेस्ट बना लेंगे उसको अप्लाई करेंगे और इसमें भी अच्छा सा वार्म वाटर में बनाएंगे क्योंकि ये जो फ्लावर्स है ना ये वार्म वाटर में ही अच्छा कलर देते हैं इसलिए। ठीक है, ये तो हुई कौन सी नेचुरल डाइज। नेक्स्ट होती है हमारी क्या मेटेलिक हेयर डाइज। मेटेलिक हेयर डाइज मतलब जो जिसमें क्या होता है आपकी मेटल होता है, ये मेटल क्या कर रहा होता है आपके कलर दे रहा होता है। सो द कलर्स which is caused by the metallic compound like lead acetate are either due to the sulfides formed by sulfur in the keratin
or due to the metallic oxide formed by the reduction. The hair shaft is coated with a dull metallic sheen or leaving the hair brittle. These are lead dyes which are generally based on the solution of lead acetate, and it is considered that the reducing action of keratin forms the insoluble lead salts. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं मेटेलिक हेयर डाइज के बारे में कि ये क्या होती है, मेटल की बनी हुई हेयर डाई होती है। ये जो कलर देती है ना वो किसकी वजह से देती है, मेटेलिक कंपाउंड्स की वजह से देती है। जैसे कि लेड एसीटेट हो गया, ठीक है, तो लेड एसीटेट के अंदर क्या होते हैं, आपके सल्फेट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो केरेटीन में जो सल्फर प्रेजेंट होता है उसकी वजह से कलर आता है। जो रिडक्शन रिएक्शन होती है और मेटेलिक ऑक्साइड्स यहाँ पर फॉर्म वजह से कलर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हेयर शाफ्ट जो होता है उसको हम एक डल और एक मेटेलिक शीट से कवर कर देते हैं, जो जब रिमूव होता है तो आपके हेयर्स को क्या करता है, ब्रिटल कर देता है, खराब कर देता है। इसके सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि जब ये हटेगा ना कलर तो आपके बालों को खराब कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंट डाइज यूज की जाती है, जैसे कि लेड डाइज। दे आर जनरली बेस्ड ऑन अ सोल्यूशन ऑफ लेड एसीटेट। किसका बना हुआ होता है, ये लेड एसीटेट के सोल्यूशन का बना हुआ रहता है। और इसको ऐसे कंसिडर किया जाता है कि भाई इसके अंदर क्या रहता है, किरेटिन होता है। किरेटिन का जो रिड्यूसिंग एक्शन होता है उस रिडक्शन के रिजल्टेंट यहाँ पर जो इनसॉल्युबल लेड सॉल्ट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लेड एसीटेट जब आपके किरेटिन जो हेयर्स में प्रेजेंट है उनके साथ रिएक्शन करेगा तो किरेटिन का रिडक्शन होगा और रिडक्शन से लेड सॉल्ट यहाँ पर बनेंगे जो कलर इम्पार्ट करेंगे, कलर देंगे। ठीक है, तो इसकी जो फॉर्मुलेशन होती है इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं आपके प्रेसिपिटेटेड सल्फर 1.3 ग्राम, लेड एसीटेट 1.6 ग्राम, ग्लिसरीन 9.6 ग्राम एंड वाटर 87.5 ग्राम्स। ठीक है, तो यहाँ पर इन चारों इंग्रेडिएंट्स को ऐड करके हमें फॉर्मुलेशन बनानी है। ठीक है, हम प्रेसिपिटेटेड सल्फर लेड एसीटेट को मिक्स करेंगे पहले ग्लिसरीन में और उसमें धीरे धीरे वाटर डिसॉल्व करेंगे स्टीयर करते हुए, एंड फाइनल हमारी पेस्ट बन जाएगा। उसको हम अप्लाई करेंगे हेयर्स पर, तो वो क्या करेगा, रिडक्शन रिएक्शन के रिजल्टेंट कलर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, सेकेंड होता है हमारा क्या, बिस्मिथ डाई। बिस्मिथ डाई की बात करें तो दे आर ऑल्सो प्रोड्यूस अ रेंज ऑफ कलर्स फ्रॉम ब्लॉन्ड टू अ डार्क चेस्टनट। ये जो बिस्मिथ डाइज होती है ना, ये ब्लॉन्ड से एक चेस्टनट जैसा, डार्क चेस्टनट जैसा कलर प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इसकी जो फॉर्मुलेशन होती है इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होंगे वो होगा एक तो बिस्मिथ सिट्रेट, ठीक है, जो होगा 50 ग्राम, वाटर 50 ग्राम, सोडियम थायोसल्फेट 6 ग्राम और वाटर, अच्छा ये सेकेंड फॉर्मुलेशन है, वाटर 94.0 grams and ammonium hydroxide that is NH4OH quantity sufficient। ठीक है, तो दो फॉर्मुलेशन बताइए, या तो आप सिंपली बिस्मिथ सिट्रेट और वाटर का 1:1 का रेशियो ले लीजिए, उसको फॉर्मुलेट करके बना सकते हैं, या फिर सोडियम थायोसल्फेट का 6 ग्राम लेकर के उसे 95 ग्राम वाटर के अंदर डिसॉल्व करके सोल्यूशन बना लीजिए, और दोनों में हम थोड़ा थोड़ा अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। ठीक है, और जब इसे अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, एक चेस्टनट, डार्क चेस्टनट जैसा कलर यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा। चेस्टनट मतलब सिंघाड़े होते हैं ना, तो ऐसा ब्लैकिश सा कलर देगा, बेसिकली ये कहना चाहते हैं। ठीक है, थर्ड होता है आपके क्या, सिल्वर डाइज। सिल्वर डाइज मतलब कि यहाँ पर एजी को हम यूज कर रहे हैं कलर प्रोड्यूस करने के लिए। सो द हेयर इज फर्स्ट ट्रीटेड विद एन एक्वस solution of silver nitrate, and after a short while a solution of pyroglycol is applied. Then the proportion of silver may be reduced for the lighter shades and a greenish black color is produced, which stains skin too. And the salt of copper, nickel and cobalt may be added to modify this color. क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारे हेयर्स होते हैं ना उसको हम पहले एक्वस, जो अमोनिया का सोल्यूशन होता है, अमोनिया का जो सोल्यूशन होता है ना उसके साथ हम अमोनिकल सोल्यूशन रहता है किसका, सिल्वर नाइट्रेट का, AgNO3 का जो सोल्यूशन रहता है अमोनिकल, उसको यानी कि बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट को अमोनिया में डिसॉल्व करके जो सोल्यूशन बनेगा ना उसको अप्लाई करेंगे, और फिर थोड़ी देर बाद हम पायरोग्लाइकॉल यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो जो
रिएक्शन फर्स्ट रिएक्शन हुई है उसकी रिजल्टेंट जो सिल्वर यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है वो रिड्यूस हो जाएगा किसके अंदर, पहले बहुत डार्क कलर आएगा फिर वो थोड़ा सा हल्का हो जाएगा और एक ग्रीनिश ब्लैक कलर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसको जब अप्लाई करते हैं ना तो अगर वो थोड़ा बहुत स्किन पे भी आ गया तो स्किन को भी कलर कर देगा। और बेसिकली अगर आपको इसको मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, तो फिर हम यहाँ पर कॉपर का, निकल का या कोबाल्ट को यहाँ पर ऐड करते हैं जो इस कलर को मॉडिफाई कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर सिल्वर डाइस को यूज किया जाता है। पहले अमोनिकल सोल्यूशन यूज करते हैं AgNO3 का और फिर यहाँ पर हम पायरोग्लाइकॉल को ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम दो तरीके से फॉर्मुलेशन बना सकते हैं। पहला तरीका है कि हम सिल्वर नाइट्रेट लेंगे 5 ग्राम, फिर लेंगे अमोनियम नाइट्रेट 3 ग्राम, फिर उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे अप टू द 100 ग्राम एंड उसमें ऐड करेंगे क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्वांटिटी सफिशिएंट। ठीक है, तो सिंपली हमें 100 ग्राम वाटर के अंदर 5 ग्राम तो AgNO3 और 3 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट डाल करके सोल्यूशन बना लेना है और अप्लाई कर लेना है। दूसरा जो सोल्यूशन बनेगा ना पायरोग्लाइकोल का, उसको हम अल्कोहल में डिसॉल्व करके बनाएंगे। तो उसके लिए चाहिए हमको पायरोग्लाइकोल 4 ग्राम्स, अल्कोहल 46 ग्राम्स एंड वाटर 50 ग्राम्स। ठीक है, तो सिंपली हमें पहली बार जो अप्लाई करना है अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, उसके लिए तो हमें सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकम नाइट्रेट और वाटर चाहिए। और जो सेकेंड सोल्यूशन है उसके लिए हमको चाहिए पायरोग्लाइकोल, अल्कोहल और वाटर, और इनको डिसॉल्व करके हमें सोल्यूशन बना के अप्लाई करना है। क्लियर है? अब लास्ट आ जाता है कि ये जो सारे हमारी हेयर डाइज हमने बनाई हैं, ये इनके हम टेस्ट करेंगे कि भाई ये यूज करने लायक है कि नहीं है। तो इसके लिए हम इनको डिफरेंट इवेल्युएशन पैरामीटर्स पर टेस्ट करेंगे। तो 5 पैरामीटर है हमारा। सबसे पहला पैरामीटर है कंसिस्टेंसी, कि भाई पूरे बालों में एक जैसा कलर आना चाहिए, ऐसे छितर बितर कलर नहीं आना चाहिए। So it should not be too viscous, otherwise it will difficult to apply it, and the consistency less so that after the application it will not drain off। ठीक है, एक तो ये है कि कंसिस्टेंसी इस तरीके की होनी चाहिए हमारी फॉर्मुलेशन की कि बहुत ज्यादा गाढ़ी भी ना हो और बहुत ज्यादा पतली भी ना हो। बहुत थिन होगी तो बालों में से निकल करके स्किन को भी स्टेन कर देगी, और बहुत ज्यादा विस्कस हो जाएगी तो बालों में लगाने में भी दिक्कत आएगी और हटाने में भी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा विस्कस नहीं होनी चाहिए वरना अप्लाई करने में भी डिफिकल्टी होगी, और कंसिस्टेंसी अगर कम होगी तो इजीली वो ड्रेन ऑफ हो जाएगी। तो एक सही कंसिस्टेंसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सेकेंड है स्प्रेडेबिलिटी, कि अच्छे से स्प्रेड होकर के अच्छे से लग सके। तो स्प्रेडेबिलिटी के अंदर है कि द डाई शुड बी इजीली स्प्रेडेबल सो दैट इट कैन बी इवनली अप्लाइड, कि ये जो डाइज हो वो इजीली स्प्रेडेबल हो ताकि सभी जगह सारे बालों में अच्छे से अप्लाई हो सके। थर्ड है कलर यूनिफॉर्मिटी। In this, the color of an hair dye and hair color should be uniform, and also the color shade should remain same and gives a desired color after the application। ठीक है, कलर यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये है कि जो हमारा हेयर डाई है, ठीक है, उसका कलर इस तरीके का होना चाहिए कि वो सारे बालों पर एक जैसा हो, यूनिफॉर्म हो, और जो कलर का शेड आए वो भी बिल्कुल एक जैसा रहे, और जैसा हम उसको अप्लाई करने के बाद जो हमारा डिजायर्ड कलर हो वही मिले। हम लगाना कुछ और चाहते हैं और लग कुछ और गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ है पीएच, एंड द पीएच शुड बी न्यूट्रल। ये जरूरी है कि भाई पीएच हमेशा न्यूट्रल मेंटेन रहे, ना तो एसिडिक हो ना बेसिक हो जाए, वरना जो हेयर स्कैल्प होगी वो काफी ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। फिफ्थ है एलर्जी टेस्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं कोई भी एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं हो रही इस डाई की वजह से, वो चेक करना होगा। सो फॉलोइंग प्रोसीजर्स इज परफॉर्म टू चेक द टेस्ट ऑफ एलर्जी। ठीक है, एलर्जी को चेक करने के लिए पर्टिकुलर टेस्ट होते हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं। कौन कौन से टेस्ट है? फर्स्ट है इयरिंग शुड बी रिमूव, है ना, इयरिंग हटा करके फिर अप्लाई करना है वरना इयरिंग के साथ रिएक्शन कर लेगा। So a small quantity of unmixed colorant product sufficient to the area of 1 to 2 centimeter. For an example, the size of small coin should be applied behind the ear and using a cotton bud। ठीक है, तो जैसे एक तो इयरिंग हटा करके ये जो पीछे वाला कान के पीछे वाला पोर्शन है ना, इस पे लगा के देखेंगे कि अगर जैसे मान लो अपन हेयर पर अप्लाई कर रहे हैं तो कान तो यूजुअली स्टेन हो ही जाते हैं, मतलब मोस्टली हो जाते हैं, है ना, तो इसलिए कान पे भी लगा के देखेंगे। तो इयरिंग को रिमूव करना है और फिर स्मॉल क्वांटिटी में वो कलर प्रोडक्ट को लेकर के उसको कान के पीछे के एरिया में लगभग 1 to 2 सेंटीमीटर पर अप्लाई करना है और देखना है कि भाई कोई एलर्जी तो नहीं कर रहा कान पे, वो चेक करना है।
सेकेंड है कि द डाई शुड बी रीअप्लाइड 2 to 3 times and allowed to dry after each application, and the colorant container should be resealed and the dye should be kept for 48 hours after the application. ठीक है, तो यहाँ पर डाई को 2-3 बार लगाना है और लगा के ड्राई करना है। हर बार आप लगाओगे, ड्राई करोगे, लगाओगे, ड्राई करोगे, और ये देखोगे कि जो कलर हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं वो कितना सील हो रहा है, कितना कलर हमारा इंप्रूव हो रहा है। और डाई को लगभग लगाने के 48 घंटे तक, 2 दिन तक लगाए रखना है कि कहीं कोई एलर्जी तो नहीं हो रही लगाए रखने से। तो वो सब चीजें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। थर्ड है दैट इन केस ऑफ abnormal reactions like itching, redness and swelling or around the test area are visible during this period, then discontinue the use. ठीक है, और इन केस अगर मान लो अबनॉर्मल रिएक्शंस होती है, जैसे कि मान लो ईचिंग हो रही है या कहीं रेडनेस हो जा रही है, कोई स्वेलिंग हो रही है ना, ये दिख रही है किसी भी जगह पर, कान में, फेस पे, आंखों पे आ गया मान लो, इनकेस आईज में या हेयर्स में ही, तो फिर हमको उसको इंस्टेंटली डिसकंटिन्यू करना है और उसको स्पेशली मेंशन करना है कि इस तरीके की स्किन बॉडी टाइप पर इसको यूज नहीं करना है ना, ये इसमें मेंशन करना है हेयर डाई के साथ। तो ये सारी चीजों को हमें यहाँ पर इवेलुएट करना है, चेक करना है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है यहाँ पर कंप्लीट। इसके अंदर हमने डिस्कस किया डिटेल अबाउट कि कितने कितने टाइप की हेयर डाइज होती है, कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है और कैसे उनको इवेलुएट किया जाता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।